हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2026 की स्टार्ट में ब्रिक्स चेयरमैनशिप इंडिया को सौंप दी गई है और ये सौंपी है ब्राज़ील द्वारा। और इंडिया पहला ऐसा फाउंडिंग मेंबर है जब से ये ब्रिक्स मतलब एक्सपेंड करा है, उसके बाद से पहली बार इसकी अध्यक्षता करा है और इसमें 10 कंट्री टोटल इंक्लूड हैं। और 2026 में 18वां ब्रिक्स समिट होने वाला है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। और ये इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी है क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय ट्रेड इशू चल रहा है यूएसए के साथ, एंड इसके साथ में हमें ग्लोबल साउथ की बात भी समझनी पड़ेगी। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया क्यों उसकी आवाज़ बन सकता है और कौन से वो ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ की सबसे बड़े समर्थक हैं। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को डीपली एनालाइज करते हैं क्योंकि इंडिया के नज़रिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है इस समय, जब पूरी मतलब वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे देशों में चल रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला यूएसए में हो गया, चाहे वो किसी भी देश में हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चाहे गल्फ कंट्रीज़ की न्यूज़ है, हर किसी ने हर क्षेत्र के मतलब आप देखो कि मीडिया आउटलेट ने जो मतलब विश्वसनीय मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसे कवर करा है। तो बिना किसी देरी को डीपली इसके करंट सिनेरियो को एंड इसके बाद से ग्लोबल साउथ क्या है एंड किस तरीके से वो वर्क करता है हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 1 जनवरी 2026 से भारत औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। ब्राज़ील से ये अध्यक्षता भारत की तरफ ट्रांसफ़र हुई है। और क्या है, ये बदलाव ऐसे समय हो रहा है जब ब्रिक्स 10 देशों का एक विस्तारित समूह बन चुका है। आप समझ पा रहे हो, पहले तो ये इसमें 4-5 देश थे ब्रिक्स जो इसका नाम है ना, जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जबकि शुरुआत में केवल 4 देश थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, ये आप ध्यान रखना। तो उसके बाद से जब से ये एक मतलब एक बड़ा लेवल का ग्रुप बन चुका है तब से अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे समय में जब लगातार पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बिखरे पड़े हैं और यूएस इंडिया के खिलाफ होता जा रहा है, उस समय तो इस समय भारत को इसकी अध्यक्षता मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, काफ़ी मायने रखती है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने चार्ट भी लगा रखा है, यहाँ पर आप देख पाओगे कई नए इसमें मतलब कि देश भी जुड़े हैं, जैसे ईरान हो गया, जैसे यूएई हो गया जो भारत का बहुत अच्छा समर्थक देश है। और अगर अफ्रीका से देखें तो इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, और अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, आप देख पाओगे। और लगातार देखोगे कि देखिए केवल ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें मिस्र जैसे, इसमें रशिया भी शामिल है ना, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर रशिया, चाइना और भारत एक साथ हैं तो मतलब बेस्ट के लिए एक टेंशन की बात हो जाती है। ठीक है ना। और अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पहले समिट की बात करें 2009 में हुआ था और साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था 2010 में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और देखिए, भारत के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। जब से ब्रिक्स में नए मेंबर आके जुड़े हैं तब से भारत पहला ऐसा संस्थापक देश है जो इसका नेतृत्व करने वाला है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो देखिए, भारत ने 2026 में इसकी जो अध्यक्षता संभाली है तो ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, क्योंकि भारत इसके थ्रू कई अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, चाहे वो किसी को क्रिटिसाइज करना हो या फिर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सुधारों की बात हो, चाहे यूएनएससी हो गया, चाहे IMF हो गया, वगैरह वगैरह। तो यहीं पर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधारों की प्रमुखता देगा, क्योंकि इनमें आप सब जानते हैं कि इसमें जो मतलब कि पश्चिमी देश है ना, पश्चिमी देश है, उनकी इसमें बहुत चलती है मतलब एक तरीके से, और ये कुछ समझते नहीं है ग्लोबल साउथ को। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्या है, विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, भारत चाहता है लगातार कि हर कोई देश आगे बढ़े। तो भारत चाहता है कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था ने, जिन्हें बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज, और जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उन्हें लगातार ग्रोथ दिलाना, उनके साथ आगे ट्रेड को बहुत अच्छे से डील करना है, यही इंडिया का लक्ष्य होगा इसमें ब्रिक्स के थ्रू। और देखिए, भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान भी अपनाए गए ग्लोबल साउथ केंद्रित दृष्टिकोण को ब्रिक्स में आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि देखिए, भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी तो भारत ने सबसे ज़्यादा ग्लोबल साउथ पर फोकस करा था। उसने कहा था कि ग्लोबल साउथ को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ को मिलता है ना, जिस तरीके से वैसे ही साउथ को मिलना चाहिए। तो आइए अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये ग्लोबल साउथ होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे ग्लोबल साउथ का, ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। इसमें रशिया नहीं आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रशिया आता होगा। तो इस लाइन को बोलते हैं ब्रांट लाइन बोलते हैं, ब्रांट लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, पता नहीं किस तरीके का प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो इस लाइन से जो साउथ के देश हैं ये सब उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना, भारत उनमें से एक है। चाहे चाइना डेवलप हो गया लेकिन फिर भी वो अपने आप को विकासशील मानता है, क्योंकि उसके लाभ होते हैं अलग विकासशील मानने के ना, गरीब दिखाने के।
तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं ये खुद को गरीब हैं और इसलिए इन्हें ग्लोबल साउथ माना जाता है। ग्लोबल साउथ का मतलब है एक मतलब कमज़ोर इकोनॉमीज। तो क्या है, इसका अर्थ है उन देशों का समूह जो राजनीतिक और आर्थिक शोषण के माध्यम से ग्लोबल नॉर्थ के वर्चस्व से ग्रस्त है। मतलब जो ग्लोबल नॉर्थ है वो लगातार इन्हें दबा रहा है, मतलब इन पे प्रेशराइज करता है, इन्हें इनके जो चीज़ें हैं, रिसोर्स हैं, उन्हें उठाता है और अपने यहाँ यूज़ करता है। तो एक तरीके से इनका दासता की तरह इनका यूज़ कर रहा है ना, दास की तरह इनको यूज़ करता है और इसका यूज़ करके वो खुद को अमीर बनाता जाता है, जैसे इंग्लैंड ने किया था भारत का सारा पैसा ले जाके ना, वैसे ही। ग्लोबल साउथ शब्द व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका, यानी कि लैटिन अमेरिका आप देख लो ये होता है लैटिन अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में होता है, ये सब होता है लैटिन अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखना। एशिया, ठीक है, ये हो गया एशिया, ठीक है, चाइना, इंडिया एंड जो ये हो गया थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज। अफ्रीका, ये अफ्रीका तो सब जानते हो आप, इथोपिया, मिस्र वगैरह। और ओशिनिया, ओशिनिया यहाँ की कंट्रीज हैं, कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हें बोलते हैं। उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो ब्रांट रेखा द्वारा अलग किए गए हैं, ब्रांट, ठीक है, ध्यान रखना, इसे ब्रांट बोलते हैं। इस रेखा द्वारा नीचे के देशों को बोला जाता है। और चीन और भारत वैश्विक दक्षिण के प्रमुख समर्थक रहे हैं, मतलब ग्लोबल साउथ के प्रमुख समर्थक देश हैं और इनके कारण ही ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बुलंद हो पाती है वर्ल्ड लेवल पर, चाहे वो आपका हो गया यूनाइटेड नेशन, चाहे वो हो गया IMF, चाहे वो हो गया WTO, ठीक है ना, ऐसे जो भी, या फिर हो गया UNSC, कितने भी बड़ा मंच हो वहाँ पर अगर इनकी आवाज़ उठानी हो तो इंडिया और चाइना आगे बढ़कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ग्लोबल साउथ क्या है। आप जानते हैं कि भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। तो देखिए, भारत जलवायु परिवर्तन, व्यापार, सुरक्षा मुद्दों पर उत्तर और दक्षिण के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। मतलब वो कह सकता है कि साउथ के जो देश हैं उनको भी साथ लेकर चलो नॉर्थ वालों से ना। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारों की मांग करता है। ये तो हर किसी को खुलकर पता है कि भैया अफ्रीका का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए UNSC में, और एशिया से भारत का भी होना चाहिए, यूरोप से चाहे जर्मनी का भी होना चाहिए। इसके साथ में विकासशील देशों में भारत सतत विकास प्रयासों को नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो हो गया, उसका एक आपको उदाहरण मिलेगा मिशन लाइफ, ठीक है, उसमें क्या होता है, जीने के ढंग होता है जो इंसान का, उस पर बात करी गई है भारत द्वारा। ISA मतलब हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA ध्यान रखना, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके थ्रू क्या है, देखिए हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि ये तो जिम्मेदारी USA की थी, ये तो जिम्मेदारी रशिया की है, यूरोप की है, लेकिन ये जिम्मेदारी इंडिया एक तरीके से निभाना चाह रहा है। और अपने आप में ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। और देखिए, इंडिया ने जब से ब्रिक्स की चेयरमैनशिप अभी अपने हाथों में ली है जनवरी 2026 से, तो इंडिया के सामने कुछ चुनौती भी रहने वाली हैं ग्लोबल साउथ के अलावा। वो हैं US टैरिफ की, ट्रंप की अपने आप में चुनौती है, इंसान अपने आप में एक चुनौती है मोदी जी के लिए, और अगर डॉलराइजेशन की भी एक चुनौती है ना, कि अगर करेंसी टू करेंसी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने की बहुत आसान भाषा में कोशिश भी करता हूँ। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने ब्रिक्स देशों पर व्यापारिक दबाव बढ़ा दिया है। एक तरीके से उन्होंने कहा है, देखिए ट्रंप एक तरीके से ब्रिक्स से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्रिक्स में रूस, चीन एंड भारत, ये तीनों देश एक साथ आते हैं। तो वो भारत, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही तीनों देश हैं, तो वो ब्रिक्स से डरते हैं। तो ब्रिक्स के जो देश हैं उनके बीच उन्होंने जैसे रशिया पे टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे टैरिफ लगा दिया कि उससे तेल मत खरीदो, मतलब आपस में ही दुश्मनी की तरह आपस में देशों को टकराना चाह रहे हैं ब्रिक्स के। तो उसके कारण क्या है, जो ट्रेड हो रहा है ब्रिक्स देशों में, वो उन पर दबाव बढ़ गया है। आगे लिखा है कि भारत आक्रामक डॉलराइजेशन की नीति अपनाने से सतर्क है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं अपना रहा है, ताकि अमेरिका के साथ सीधा आर्थिक टकराव ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो भारत उसमें बर्बाद होना भारत का तय है। अब क्या है ये डॉलराइजेशन, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे भारत और रशिया है, तो अभी तक भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो किसके थ्रू खरीदेगा, डॉलर के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब भारत ने कहा कि डॉलर के कारण यार अमेरिका हम पे लगातार दबाव बनाता है, तो क्यों ना भारत इधर से रुपया दे, उधर से रशिया की जो करेंसी है उसमें भारत मतलब कि तेल आयात करे। एक तरीके से करेंसी स्वैप की मतलब नीति अपनाई जाए, तो डॉलर को स्किप कर दिया जाएगा ना, डॉलर को स्किप कर दिया है। डॉलर अगर स्किप हो जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि डॉलराइजेशन, जो डॉलर है उसका जो महत्व है वो लगातार घटता जाएगा ना, जिसके कारण क्या होगा उसे बोलेंगे डॉलराइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिए आप। इसके बजाय भारत स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान को बढ़ावा देकर राजनीतिक स्वायत्तता मजबूत करना चाहता है। आप ये समझ पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है
कि इंडिया अपनी जो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसे लगातार इन्हेंस करना चाहता है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इन्हेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विदाउट कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब हो गया एक तरीके से टकराव ना हो किसी भी तरीके का, मतलब कि किसी भी देश के साथ, और हम करेंसी स्वैप यानी कि स्थानीय मुद्राएं किसी देश की आपस में हम लोग लेन देन कर लेंगे बिना डॉलर के। तो एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया की नीति किस तरीके की रही है। अब इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा दबाव ये है कि ट्रंप हर दिन कोई ना कोई घोषणा कर दे रहे हैं भारत के खिलाफ कि आप ये मत करो, आप ईरान से मत खरीदो, आप इस देश से मत खरीदो, आप रशिया से मत खरीदो, सारा तेल हमसे खरीदो, वेनेजुएला से भी कुछ मत खरीदो। तो मोदी जी के सामने, भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खुलकर सामने आ गई है। तो हमें देखना होगा कि इंडिया इसे किस तरीके से टैकल करता है। तो आप समझ पाए होगे पूरा टॉपिक को, ग्लोबल साउथ को समझ पाए होगे, इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होगे, और इंडिया किस तरीके से यूएस टैरिफ वगैरह डी-डॉलराइजेशन से टैकल करेगा वो भी आप समझ पाए होगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।